students, welcome back to my channel TJ Study Point. Students, class 12th and 10th board, CGBSE board. ओके आप सभी के लिए सेकेंड असाइनमेंट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बोर्ड की साइट पर cgbse.nic.in पर अपलोड हो चुका है। तो जल्दी से तैयार हो जाइए असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि लास्ट असाइनमेंट के दौरान मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये असाइनमेंट्स आपके बोर्ड से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके बोर्ड रिजल्ट को स्कोर करेंगे। ओके, तो रिजल्ट तो आपका असाइनमेंट तो बहुत अच्छा बनना ही चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें इनको साथ साथ बहुत अच्छे से तैयार करना है, असाइनमेंट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके साथ साथ ये पूरे टॉपिक्स को तैयार भी करना है। ओके, तो चलिए तैयार हुए हैं आप सभी। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बार बोर्ड ने क्या चैप्टर कवर किए हैं और साथ में क्या क्वेश्चन दिए हैं। तो बेटा इस बार बोर्ड की तरफ से जो असाइनमेंट आया है क्लास 12 के लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, उसमें 2 चैप्टर्स कवर्ड हैं। ओके, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स एंड चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, एंड दिस असाइनमेंट इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स and 5 questions are there. Okay, so first question is explain rate determining step, and इसी का सेकंड है क्वेश्चन 1 सेकंड व्हाट इज एनर्जी वेरिएबल, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। ये दोनों क्वेश्चन 1 के अंतर्गत आते हैं और दोनों क्वेश्चन चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से लिए गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, prove that half-life period of a zero order reaction is proportional to the initial concentration of reactant। ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी। ए पार्ट, half life period of a first order reaction is 15 minutes, calculate the time required for 90% कंप्लीशन। ये न्यूमेरिकल है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स से ही है। एंड सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 बी, मिल्क कोगुलेट्स व्हेन एसिड इज एडेड, व्हाई। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what is an adsorption isotherm, describe friendly adsorption isotherm। this question is again from chapter 5 surface chemistry, and last question is write differences between lyophilic and lyophobic colloids। this question is also from chapter 5। so only 2 chapters are covered here, chapter 4 and chapter 5। ओके, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चंस को 1 by 1 डिस्कस करेंगे। और इसके बाद भी यदि असाइनमेंट के लिए आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी असाइनमेंट बनाने के लिए, तो मैंने इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिया है, तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ओके, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो आप जरूर इसकी हेल्प लेकर अच्छे से अच्छा असाइनमेंट बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, rate determining step। ओके, व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो सिंपली जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो ये 2 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस। तो कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस के लिए ये माना जाता है कि ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट नहीं होती, बल्कि दे प्रोसीड इन सेवरल स्टेप्स। ओके, और इन सारी स्टेप्स में से जो स्टेप सबसे स्लो होती है, बात समझ में आ रही है कि डिफरेंट स्टेप का मतलब होता है एक ही रिएक्शन को हम कई सारी रिएक्शंस में ब्रेक कर देते हैं, और इन रिएक्शंस में से जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, दिस स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि जो कंप्लीट रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप से स्लो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड गैस इज given by the equation 2N2 plus O2। ओके, तो ये माना जाता है कि ये कंप्लीट रिएक्शन है, और दिस रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। 1 स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप 1 N2O is break down into N2 plus
O. Okay, this is slow step. And in second step, again N2O is combined with nascent oxygen and it converts into N2 plus O2. Okay, so overall reaction will be, कैसे लिखते हैं हम ओवरऑल? देखिए यहाँ पर ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2N2O टेंस टू N2, N2 plus N2, 2N2 plus O. This is slow step and this is fast step. So step 1 is slow, that's why this step is rate determining step. Okay, clear है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एनर्जी वेरियर? एक्सप्लेन विथ डायग्राम. एनर्जी वेरियर. केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. ओके, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्यों है, कैसे है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई. दिस इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी. एंड अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अ केमिकल रिएक्शन अकर्स बाय द कोलिजन बिटवीन reacting species. Okay, by the collision they converted into intermediate and this intermediate is very unstable. Okay, and finally it breaks down into product molecules. Means सबसे पहले क्या होंगे? reacting molecules आपस में collision करेंगे. कोलिजन होना जरूरी है, रिएक्शन के लिए कोलिजन होना जरूरी है, और कोलिजन करने के बाद ये इंटरमीडिएट बनाएंगे एंड फाइनली इंटरमीडिएट कन्वर्ट किस में हो जाएगा? प्रोडक्ट में हो जाएगा. पर जो इंटरमीडिएट बनता है, इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए कोलिजन होना जरूरी है, और कोलिजन तभी इंटरमीडिएट बनाएगा. कोलिजन तो सारे मॉलिक्यूल्स में होती है, पर सारे के सारी कोलिजन इंटरमीडिएट में और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होती. केवल वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड होकर इंटरमीडिएट और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ओके, दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, ये बात आपको क्लियर हुई कि केवल वही मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. इट मीन्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बीच एक एनर्जी बैरियर होता है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. जब तक रिएक्टेंट्स उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करते तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. हम इसको एक डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं. दिस इज एनर्जी. यहां पर हम ले लेते हैं रिएक्टेंट्स, ओके. ये रिएक्टेंट्स यहां पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है. दिस इज एनर्जी बैरियर. इन रिएक्टेंट्स की एनर्जी जब इनके बराबर यदि होती है, एनर्जी बैरियर के बराबर, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. ओके, देन ये एनर्जी कन्वर्ट होने के बाद दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. ओके, ये रिएक्टेंट्स है. यहाँ जो एनर्जी है दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अब रिएक्टेंट्स की एनर्जी को कितना होना चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए. तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गिव देम सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी. हमको बाहर से उनको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उनकी एनर्जी कितनी हो जाए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए और वो इस एनर्जी बैरियर को
क्रॉस करके किसमें कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके. सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टिंग स्पीसीज टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर is called activation energy. So this difference is called activation energy. Okay, यहाँ आपको क्लियर हुआ. So we can say activation energy this is equals to कितना है, यहाँ से लिखिए यहाँ तक ये कंप्लीट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है. दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. सो वी कैन से एक्टिवेशन एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. तो ये डायग्राम आपको क्लियर हुआ. एनर्जी बैरियर क्या है, यहाँ 3 टाइप्स की एनर्जी स्पेशली वर्क करती हैं. एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी. तो थ्रेशोल्ड एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट रिएक्टिंग स्पीसीज contain to convert into product. Okay, and the minimum amount of energy given to the reacting species to make their energy equals to threshold energy is called activation energy. तो ये डायग्राम बना के आप थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Prove that half-life period of a zero-order reaction is proportional to the initial concentration of reactants. Okay, तो ये complete derivation है. इस क्वेश्चन को हमें ध्यान से करना है और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Zero order reaction, a chemical reaction whose rate is independent of the concentration of reactants, जिसकी रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, तो चलिए हम इसको डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला. तो लेट अस सपोज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन A टेंड्स टू प्रोडक्ट्स. Okay, suppose initial concentration of reactant is A0 and after time t its concentration becomes A. ये क्लियर हुआ. दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड जब रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो आफ्टर टाइम t its concentration becomes equals to A. Okay, so according to rate law, rate of the reaction will be given as dA अपॉन dt माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर माइनस dA अपॉन dt. दिस इज इक्वल्स टू K. जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मीन्स ऑर्डर यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 0. ठीक, दिस इंप्लाइज माइनस dA. दिस इज इक्वल्स टू K. A रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, सो K dt. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इम्प्लाइज dA. दिस इज इक्वल्स टू माइनस को ट्रांसपोज कर दीजिए K dt. गिव दिस इक्वेशन 1. ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, dA. दिस इज इक्वल्स टू माइनस K इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस, जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं इक्वेशन में तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वेयर I इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट. दिस इंप्लाइज dA. dA का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप सभी पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन. dA दिस इज इक्वल्स टू A. ओके, माइनस K dt t प्लस I. Now, when look at here,
when t is equals to 0, 0 मीन्स इनिशियल टाइम, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई ही नहीं है, मतलब एकदम स्टार्टिंग टाइम, तो when t is equals to 0 देन उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना था, a, दिस इज इक्वल्स टू a0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने क्या लिया था, a0, सो when t is equals to 0 then a is equals to a0, hence फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 वैल्यू पुट कीजिए, a की जगह पर हम क्या रख देंगे, a0, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के, t मीन्स 0 प्लस i, हेंस i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a0, गिव दिस इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 2, क्या मिलेगा आपको, a, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टी और i की वैल्यू रख दीजिए प्लस a0, दिस इंप्लाइज ट्रांसपोज कीजिए, के टी लेफ्ट साइड में लेकर आइए, के टी दिस इज इक्वल्स टू a0 क्या होगा, माइनस a, यहाँ तक क्लियर हुआ, दिस इंप्लाइज k, दिस इज इक्वल्स टू 1/t a0 minus a, and this is the expression for rate constant of zero order reaction. क्लियर हुआ ये अच्छे से, कैसे डिराइव किया गया है इसको, ओके, इक्वेशन, गिव दिस इक्वेशन 4, सो इक्वेशन 4 इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स हाफ लाइफ पीरियड. सो नेक्स्ट इसी से हम डिराइव करेंगे हाफ लाइफ पीरियड. नाउ हाफ लाइफ, what is half life period? Half life period of any reaction is the time when half of the reaction is completed. Means when the concentration of reactant remains equals to half of its initial concentration. ठीक है, हमने इनिशियली जितना लिया था उसका जब हाफ क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हाफ ही बचा रहता है, देन दैट टाइम इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ. ठीक है, सो यहाँ हम वापस लेके आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, क्या लिख सकते हैं हम, t इक्वल्स टू 1/k a0 माइनस a लिख सकते हैं ना. ओके, नाउ व्हेन t इज इक्वल्स टू t हाफ, मतलब टाइम क्या हुआ है, हाफ हुआ है, हाफ लाइफ टाइम. ओके, देन concentration of reactant remains a equals to क्या होगा, then a equals to half of its initial concentration means a0 upon 2. चलिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, hence t की जगह क्या रखेंगे, t half, this will be equals to 1/k a0 minus a0/2. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a माइनस a/2, इट बिकम्स a0/2 और a0 अपॉन कंबाइन कर दीजिए 2 की t हाफ. So this is the expression t half, this is equals to a0/2k is the expression for half life period or of zero order reaction. And from this equation we can say that 2k is constant, so t half is directly proportional to a0. दिख रहा है आपको? Okay, so from this expression it is clear that half life period of zero order reaction is directly proportional to its to initial concentration of reactants. Okay,
Now question number 3 is, it is a numerical. Okay, it is divided into two parts. Question number 3a, half-life period of a first order reaction is 15 minutes. Calculate the time required for 90% completion. Okay, तो अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था. इसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर का भी एक्सप्रेशन होता है. उसको हमको डिराइव नहीं करना, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे. ओके, सो the rate constant for first order reaction is given as K is equals to 2.303 upon T log A0 upon A. टर्म्स की मीनिंग क्या है ये तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया है. ओके, एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज, यदि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें वही ए की प्लेस पर A0/2 रख के यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम 0.693 डिवाइडेड के. ओके, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टी हाफ दिस इज इक्वल्स टू 15 मिनट्स. तो क्या करेंगे हम, ये टी हाफ की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और डायरेक्ट हमको के की वैल्यू मिल जाएगी. सो नाउ के दिस इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज कर दीजिए 0.693 अपॉन टी हाफ, वैल्यू पुट कर दीजिए 0.693 अपॉन टी हाफ मीन्स 15 मिनट. अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 0.693 डिवाइडेड बाय 15 तो आपको मिल जाएगा 0.0462 मिनट इनवर्स. देखिए जरा, के टी हाफ का क्या है, इनवर्स है. मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी का यूनिट था, टी हाफ का यूनिट था मिनट, तो के का यूनिट क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स. ओके, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. 4.62 into 10 raised to power -2 minute inverse. This is the value of A. Now we have to find time required for 90% completion of the reaction. ठीक है, तो suppose initial concentration of reactant A0 दिस इज इक्वल्स टू 100. हम 100 मानकर चलते हैं. सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 100, देन हेंस आफ्टर 90% कंप्लीशन, जब रिएक्शन 90% कंप्लीट हो जाती है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा, ए दिस इज इक्वल्स टू 100 में से 90 क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो व्हाट विल है 100 माइनस 90 दिस इज इक्वल्स टू 10. नाउ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वही अभी हमने जो बताया था 2 पॉइंट, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट है, यहीं से हम ले लेते हैं सीधे. टी इक्वल्स टू ट्रांसपोज कर दीजिए, टी दिस इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड के लॉग A0. A0 हमने कितना लिया हुआ है 100. A कितना हो गया हमारा, बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट कितना बचा हुआ है 10, यहाँ ये है 10. ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए के की 2.303 अपॉन के मीन्स 4.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 लॉग 100 अपॉन 10 लॉग 10 एंड log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है, सॉरी log 10 की वैल्यू होती है 1. ओके, तो आपको सिंपल हो गया 2.303 अपॉन 4.62 और 10 रेज़ टू पावर -2 को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 2. इसको डिवाइड कीजिए, 2.303 को 4.62 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इट बिकम्स इक्वल्स टू 49.85
और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो इट बिकम्स 49.85 मिनट्स एंड इट इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 50 मिनट्स। ओके, तो 90% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा? अप्रॉक्स 50 मिनट्स एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आपको सिस्टमेटिक जो कुछ भी मैंने बोला है आपको इसको सिस्टमेटिक वे में ही लिखना है और ये पीडीएफ में आपको सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क कोगुलेट्स व्हेन एसिड इज एडेड, व्हाई? आपने घरों में भी देखा होगा कि जब भी हम दूध में क्या मिला देते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ मिला देते हैं, खट्टी चीज़ों में क्या होता है? एसिड होता है ना। तो जब भी हम कोई, चाहे वो लेमन जूस हो या फिर कर्ड हो, हम कुछ भी, या फिर विनेगर हो, जब भी हम मिल्क में मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। कैसा हो जाता है? कोगुलेट हो जाता है, उसके थक्के जम जाते हैं। ठीक है ना। एंड दिस तो ऐसा क्यों होता है? तो ये समझने के पहले हम एक बार समझ लेते हैं व्हाट इज कोगुलेशन। ठीक है, एक्चुअल में कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट। ओके, तो मिल्क इज ऑल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें कोई जिसके मिल्क के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है और जो प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल साइज के मिसाइल्स बना लेते हैं, कैसिन मिसाइल्स जिनको कहते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज के होते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है, सारे पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से ये आपस में क्लस्टर नहीं बना पाते और डिस्पर्शन मीडियम में ही क्या हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं और कोलाइडल स्टेट में रहते हैं। ओके, जब कभी हम इसमें कोई एसिडिक सब्सटेंस मिलाते हैं, ओके, समझ में आ रही है बात आपको, कि जब हम मिल्क में कोई एसिडिक सब्सटेंस मिलाते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटीन मिसेल्स, जो प्रोटीन के हमने बताया था मिसेल के फॉर्म के जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, उनका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है और न्यूट्रलाइज होने की वजह से दे स्टॉप रिपेलिंग ईच अदर। एक दूसरे को जो रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से दूर हो रहे थे, वो क्या हो जाएगी? प्रोसेस रुक जाएगी और वो प्रोसेस रुकने की वजह से वो क्या हो जाएंगे? दे स्टिक टूगेदर, एक दूसरे से चिपक के एक क्या बना लेंगे? क्लम्स। ठीक है, एक क्लस्टर बना लेंगे, बड़ा गुच्छ बना लेंगे और एक प्रकार से इनका क्या हो जाएगा? कोगुलेशन हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। बात क्लियर हुई आपको? ओके, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कैसिन और प्रोटीन पार्टिकल्स। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म? डिस्क्राइब फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये चैप्टर 5 से है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री आप लोग का हो गया होगा चैप्टर, आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया होगा और जिसने नहीं पढ़ा है तो एक छोटा सा हम बताते हैं सबसे पहले आपको कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। जब आप एडजॉर्प्शन समझ लेंगे तभी आप एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को समझ पाएंगे। ओके, तो हम किसी लिक्विड या सॉलिड की यदि बात करें तो यदि हम एक, चलिए ये सपोज ये कोई लिक्विड है या सॉलिड भी ले सकते हैं हम, तो जो इनसाइड के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल की इधर भी सभी चारों तरफ मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, तो ये सब इसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं और ये अपनी प्लेस पर ही क्या रहता है? बैलेंस होता है, क्योंकि इस पर चारों तरफ इक्वल फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं। जितना यहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स हो रहा है। पर जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पर होते हैं उन पर क्या होता है? नीचे की साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तो अपनी तरफ इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, पर इसकी अपर डायरेक्शन में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। मींस इसकी अपर डायरेक्शन कैसी है? यहाँ पर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा। मींस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड या सॉलिड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहाँ पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क करता है और इसलिए उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि जब भी कोई लिक्विड या गैस उनके सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वो अपनी बैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए वो उसे यहीं पर रोक लेते हैं। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन।
So the process of attracting and retaining the molecules of substance which comes on the surface of solid or liquid is known as adsorption. And because of this adsorption, the concentration becomes higher at the surface instead of bulk. क्लियर हो रही है बात कि जो भी सब्सटेंस इसके सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं वो अंदर नहीं जा पाते, बल्क में नहीं जा पाते, वो कहाँ पर रुक जाते हैं, सरफेस पर ही रुक जाते हैं। इसलिए सरफेस का कॉन्सेंट्रेशन उसके बल्क यानी इनसाइड पार्ट के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। इन द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस विच इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, जिस सब्सटेंस का सरफेस पर एडजॉर्प्शन, ये बात आपको यहां दिख रहा है ना आपको, एडजॉर्प्शन, ठीक है, जिस सब्सटेंस का सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है दिस इज कॉल्ड एडजॉर्वेट। क्या कहते हैं उसको, एडजॉर्वेट। एंड द सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्वेट। Okay, so the process of adsorption depends upon the nature of adsorbate, nature of adsorbent, surface area of adsorbent, activation of adsorbent, and pressure, temperature of the system. Okay, so to explain the effect of pressure on the extent of adsorption of gas on the solid surface, ठीक है, Freundlich make a graph between extent of adsorption and pressure, and this graph is known as adsorption isotherm। तो adsorption isotherm एक्चुअल में क्या है, यह एक प्रकार का ग्राफ है। ग्राफ है किस किसके बीच में, द एक्सटेंट ऑफ adsorption, ठीक है, कितना एडजॉर्प्शन हुआ और किस प्रेशर पर हुआ। तो द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड द प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो हमें कौन सा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म देखना है, वी हैव टू सी फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। On the basis of his experiments, Freundlich deduced a mathematical relationship between extent of adsorption means x upon m, the amount of gas absorbed by unit mass of substance, that is extent of adsorption, and pressure at constant temperature। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज गिवन एज x अपॉन m, दिस इज इक्वल्स टू k p रेज टू पावर 1 by m। ओके, एंड on the basis of this expression he plot x upon m against p। ओके, उन्होंने x अपॉन m को कहां पर लिया, y एक्सिस पर, और P को कहां पर लिया, प्रेशर कहां पर लिया, एक्स एक्सिस पर, और उन्होंने इसको प्लॉट किया। तो व्हाट ही सॉ, उन्होंने कुछ इस तरीके के कर्व देखा, देखिए आप, ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, इनिशियली ग्राफ से आपको दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट the extent of adsorption is directly proportional to the pressure initially। ओके, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एक्सटेंट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर प्रेशर बढ़ा तो एक्सटेंट भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एंड ठीक है, तो इनिशियली तो क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एंड आफ्टर सम टाइम अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन m इज ऑब्टेन, एंड आफ्टर दिस वैल्यू x upon m does not increase, even
प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर को हम कितना भी इंक्रीज करें पर x अपॉन m की वैल्यू क्या हो जा रही है, देखिए आप, कांस्टेंट। ठीक है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर, क्योंकि इस स्टेज पर जो सरफेस है, सॉलिड का सरफेस है, वो कैसा हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है। मीन्स यहाँ पर आकर द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। जितने मॉलिक्यूल सरफेस पर एब्जॉर्ब होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिजॉल्व, मतलब बाहर निकलते जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, सो दिस प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज saturation pressure or equilibrium pressure. ठीक है, and this state is known as saturation state. ठीक है, इस ग्राफ को भी फ्रेंड लिखने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर, यदि हम इक्वेशन के थ्रू देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स वी कैन से एट लो प्रेशर 1/n दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 1, सो x अपॉन m becomes equals to kT. This implies x upon m is directly proportional to P. यहाँ पर extent of absorption is directly proportional to the pressure. जितना ज़्यादा प्रेशर होगा extent of absorption उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, at high pressure, चलिए यहाँ पर हम इसको कर देते हैं। at high pressure, हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है, देखो, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम्स कांस्टेंट। यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पर ये वैल्यू x अपॉन m कांस्टेंट है। मींस वी कैन से 1/m दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू 0, सो x अपॉन m बिकम्स इक्वल्स टू p रेज टू पावर 0. This implies x upon m does not depends upon p. It is constant. ठीक है, हाई प्रेशर पर वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। एंड एट इंटरमीडिएट प्रेशर, ये मिडिल प्रेशर है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर x upon m becomes equals to k p raised to power 1/m, where 1 is less than, 0 is less than n is less than. Okay, this is the complete information about Freundlich adsorption isotherm. Clear हुआ ये भी आपको? Okay, now next last question is write the differences between lyophilic and lyophobic colloids. तो ये क्वेश्चंस भी मैंने पीडीएफ में आपको दे दिए हैं। मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देती हूँ कि क्या होता है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। कोलॉइड क्या होता है ये मैंने भी बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज ऑफ द रेंज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, इस साइज के पार्टिकल्स इसमें होते हैं। तो यदि हम कोलाइडल सॉल्यूशन में, जिस तरीके से हम एक नॉर्मल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की बात करते हैं, तो उसी प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस क्या होता है, डिसॉल्व होता है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड मीडियम। एंड जिस सब्सटेंस में उसको हम डिसॉल्व करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। मीन्स सॉल्यूट इज डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, एंड सॉल्वेंट इज डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ द एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, colloids are divided into 2 types, lyophilic colloid and lyophobic colloid. Lyophilic, philic means loving. Okay, so the colloidal solution in which there is a great affinity between dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को जैसे ही हम मिलाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज लायोफिलिक कोलॉइड।
and just opposite phobic. Phobic means hated. Okay, so the colloidal solution in which there is no or very little affinity of disperse phase towards dispersion medium is called lyophobic. Okay, and lyophilic solution is रिवर्सिबल. रिवर्सिबल मीन्स यदि एक बार हम इसको कोगुलेट कर देते हैं तो ये वापस कोलॉइड में कन्वर्ट इजीली हो सकता है, परंतु जो लायोफोबिक सॉल्यूशन है इट इज इरिवर्सिबल. ठीक है, इसको यदि हम एक बार कोगुलेट कर दिया तो ये वापस इसको कोलाइड हम में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते. एंड टू प्रिपेयर लायोफिलिक सॉल्यूशन वी कैन यूज सिंपल मेथड्स. पर यदि हमको लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाना है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन हमको बनाना है और डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच क्या हो रहा है, एफिनिटी नहीं है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे. फिर भी हमें उनको मिक्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो हम लायोफिलिक सॉल्यूशन को इजीली बना सकते हैं, पर लायोफोबिक सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है. ठीक है, एंड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड. वो अपने आप में सेल्फ स्टेबलाइज होता है. ठीक है, पर लायोफोबिक कोलॉइड को यदि हमें स्टेबल करना है तो हमें उसमें बाहर से एक स्टेबलाइजर, एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाना होता है. ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस. और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने पीडीएफ में भी दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं. और ये कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट असाइनमेंट तैयार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम के लिए भी तैयार कर लीजिए और बहुत अच्छा असाइनमेंट बना के आप उसको जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए. ओके, और आगे के लिए भी आप लोग देखते रहिए चैनल को, क्योंकि जल्दी ही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ. मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिस. तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टीजे स्टडी पॉइंट विद संगीता गुप्ता. ओके, बाय.